आज मैं आपको प्रतिरोधों का समांतर ऑब्लिक पार्श्वक्रम संयोजन बताऊंगी। तो प्रतिरोधों का समांतर अथवा पार्श्वक्रम संयोजन। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ाया था। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रतिरोधों का समांतर अथवा पार्श्वक्रम संयोजन। ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो इस संयोजन में हम क्या करते हैं, जैसे हमने 3 प्रतिरोध ले लिए, एक हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया, और माना एक तीसरा प्रतिरोध ये है R1, R2 और R3। तो इस प्रतिरोध का, इन तीनों प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है उसको एक बिंदु से जोड़ देते हैं। जब हमें क्या करना होता है, समांतर संयोजन या पार्श्वक्रम संयोजन करना होता है, तो हम इन जो प्रतिरोध होते हैं उनका पहला सिरा एक बिंदु से, माना यह बिंदु ए है, और इनका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, माना ये बिंदु बी है, से जोड़ देते हैं। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बैटरी और एक कुंजी लगा देते हैं। ठीक है। समांतर क्रम श्रेणी क्रम में क्या जोड़ रहे थे हम, एक प्रतिरोध के पहले दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध को जोड़ रहे थे। इसमें समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, जितने भी प्रतिरोध हैं उनका पहला जो सिरा है उसको एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक क्या लगा लेते हैं, वैद्युत स्रोत, जैसे बैटरी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब माना इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है, और V वोल्टेज लगाने पर इसमें धारा कितनी बह रही है, I एम्पियर की बह रही है। अब बिंदु A पर 3 सिरे मिले हुए हैं, है ना। तो यह धारा जो I है वह 3 भागों में बढ़ जाती है। ये भाग कौन, माना ये भाग है I1, I2 और R3। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको प्रतिरोधों को श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ना है या फिर इसके न्यूमेरिकल हल करने हैं, तो आपको परिपथ देखना पड़ेगा और उसमें ये देखना पड़ेगा कि अगर धारा का जो मार्ग है वो बदल रही, मतलब अलग अलग रास्ते धारा को जाने के लिए मिल रहे हैं, तो धारा उनमें बट जाएगी, तो धारा अलग अलग हो जाएगी। और विभवांतर कब बटेंगे, जब विभवांतर विभिन्न बिंदुओं के बीच में। लेकिन यहाँ पे विभवांतर किसे, 2 बिंदु A और B के बीच में। R1 के लिए भी A और B के बीच में है, R2 के लिए भी A और B के बीच में है, और R3 के लिए भी A और B के बीच में है, इसलिए विभवांतर भी नहीं बदलेगा। ठीक है ना। तो अपने दिमाग में ये चीज बैठा दीजिए कि धारा का मान तब बदलता है जब रास्ते बदलते हैं। ठीक है। और मतलब अलग अलग हो जाता है। और किरचॉफ के नियम से तो आप जानते ही हैं कि आने वाली जो धारा होती है और जाने वाली धारा है ना, दोनों का योग क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से I आ रहा है तो ये ही इन तीनों में बट जाएगी, अलग अलग उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो हो गया, किरचॉफ के पहले नियम से जान जाओगे आप, इसको आगे पढ़ेंगे आप उसे। और भी वोल्टेज तब बदलता है जब बिंदु बदलते हैं। ठीक है ना। विभवांतर तब बदलेगा जब बिंदु प्रतिरोधों के बीच के बिंदु बदलेंगे। अब यहाँ पे बिंदु तो बदल नहीं रहे, इसलिए विभवांतर नहीं बदलेगा। तो हम ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा दीजिए कि समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के बीच एक ही विभवांतर रहता है, जबकि धारा भिन्न भिन्न होती है। अब ओम के
नियम से। आप इसमें शुरू में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु ए से व दूसरे सिरे सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को एक बिंदु बी से जोड़ देते हैं। फिर इनमें उभयनिष्ठ बिंदु ए व बी के बीच में एक वैद्युत स्रोत या बैटरी जोड़ देते हैं। इतना आप इसमें लिख लेंगे। अब इसके बाद आप देखिए, और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं बिंदु ए पर धारा 3 भागों में बट रही है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, जबकि बी ए व बी के बीच विभवांतर भी है, अतः विभवांतर सभी के लिए एक ही होगा। ठीक है ना। अब अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध बनाएं, परिपथ बनाएं, इसे बाद में भी बना सकते हैं, बाद में बना लेंगे। तो देखो, ओम के नियम से, ओम के नियम से आप क्या जानते हो, ओम के नियम से क्या है, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, है ना। अब अगर हम इसमें I निकालें तो I इक्वल टू V अपॉन आर, ये आता है। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए आप लिखेंगे प्रथम, ओम के नियम से प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या है, प्रथम प्रतिरोध R1 के लिए धारा क्या है I1, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R। द्वितीय प्रतिरोध के लिए I2 बराबर V अपॉन, इसमें प्रतिरोध क्या है R2, ये समीकरण 1, 2। तृतीय प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V अपॉन R3। अब यदि हम इन तीनों प्रतिरोधों की जगह एक तुल्य प्रतिरोध लगाएं, एक तुल्य प्रतिरोध माना क्या है R है, A व B के बीच में तीनों प्रतिरोधों की जगह हम एक तुल्य प्रतिरोध लगाएं, ठीक है ना। और बैटरी वही है, यानी कि विभवांतर भी वही है, और धारा यहाँ से I निकल रही है, B पोर्ट पे I धारा प्रवाहित हो रही है, तो यही I यहाँ भी रहेगी, है ना। तो तुल्य का मतलब होता है इन तीनों, ये तीनों जितना कार्य कर रहे हैं ये मिल के एक ही उतना कार्य करे, यानी कि इसका प्रतिरोध क्या है माना R है। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए यदि बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो, या फिर आप लिख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध के लिए परिपथ से ओम के नियम से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R, ये हो गया समीकरण 4। अब बिंदु A पर किरचॉफ के नियम से, या फिर आप लिखेंगे बिंदु A पर परिपथ से, इधर कर लेते हैं, बिंदु A पर परिपथ से या किरचॉफ के नियम से क्या होगा, I जो धारा निकल रही है वह 3 भागों में बट रही है, कहाँ कहाँ, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना। अब ये समीकरण नंबर 5 कर दो, तो समीकरण 5 में समीकरण 1
2, 3 व 4 से धाराओं के मान रखने पर, तो I की जगह आ जाएगा V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब इन सब में V कॉमन है, V अपॉन R बराबर V अंदर आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। और V से V कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R2 R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यदि परिपथ में प्रतिरोधों की संख्या n हो, ये तो इसका सूत्र हो गया है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए 3 प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1। तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के वह योग के बराबर होता है। अब इस परिपथ में अगर n क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है ना, n प्रतिरोधों को अगर हमें समांतर क्रम में जोड़ना है, यदि परिपथ में n प्रतिरोध है तो आप इतना लिख लीजिए, हो गया। अब अगर हम लिखें यदि परिपथ में n प्रतिरोध समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और प्लस 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 1 अपॉन Rn। तो किसी भी परिपथ में अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जितने प्रतिरोध जुड़े हैं उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब समांतर क्रम में 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। एक, समांतर क्रम में जब हम प्रतिरोध जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है। और दूसरा, क्योंकि ये प्रतिरोध 2 बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं, सारे के सारे अगर n है तो n भी a और b के बीच में जुड़े हुए हैं, तभी तो ये श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में है, पार्श्व क्रम में है ना, समांतर या पार्श्व क्रम में है, तो इनमें विभव सदैव नियत रहेगा। तो समांतर क्रम में क्या होता है, विभव नियत रहता है, धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। एक तो ये है, दूसरा विभव क्या, धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। किसमें, समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन में। और विभवांतर का मान एक ही होता है, चाहे आप कितने भी प्रतिरोध लगा लो 2 बिंदुओं के बीच, ठीक है ना। 2 चीजें। और तीसरा, इनका जो कुल योग होता है, प्रतिरोध का कुल योग प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये आ गया आपका समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, तो बहुत इजी हो गया है आपके लिए, ठीक है ना।